नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 6 अप्रैल के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन यानी कि ओपीसीडब्ल्यू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहां पर पहला कथन है, यह यूरोपीय संघ का एक संगठन है जो नाटो और डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर के कार्य करता है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि हम चर्चा कर रहे हैं रासायनिक हथियार निषेध संगठन का। और आपको ध्यान में रखना है कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन का गठन रासायनिक हथियार कन्वेंशन 1997 के तहत किया गया था। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर पहला कथन पूरी तरीके से गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, यह नई हथियारों के विस्तार को रोकने के लिए रासायनिक उद्योग की निगरानी करता है। तो यह कथन पूरी तरीके से सही है। अगर हम रासायनिक हथियार निषेध संगठन की बात करें तो जिन भी देश ने इस कन्वेंशन पर साइन किया है उनके द्वारा रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, भंडारण, हस्तांतरण या उपयोग को प्रतिबंधित किया जाता है। और यहाँ पर इसके द्वारा यह भी देखा जाता है कि कहीं रासायनिक उद्योग का इस्तेमाल नए हथियारों को बनाने के लिए तो नहीं किया जा रहा। यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, यह रासायनिक हथियारों के खतरों के खिलाफ देशों को सहायता और सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। जिन देशों ने इस कन्वेंशन पर साइन किए हैं उन देशों को यह रासायनिक हथियारों के खतरों के खिलाफ सहायता और सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि यहाँ पर तीसरा कथन भी सही है। और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका शीर्षक है, जयशंकर इंट्रोड्यूस बिल टू बैन फंडिंग ऑफ WMD। यहाँ पर WMD का मतलब है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो यहां पर यह बताया गया है कि फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के द्वारा लोकसभा में एक बिल को इंट्रोड्यूस किया है जिसमें यह कहा गया है कि भारत के द्वारा वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी कि ऐसे हथियार जिनके द्वारा भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया जाता है उनकी फंडिंग भारत के द्वारा रोकी जाएगी। और इसके लिए वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट 2005 में संशोधन किया जाएगा। यानी कि भारत सरकार अब ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी को फ्रीज कर सकता है जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुल्ला पेरियार बांध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है सही कथन का चयन कीजिए। यहां पर पहला कथन है, यह केरल के इदुक्की जिले में मुल्लयार और पेरियार नदियों के संगम पर स्थित है। तो यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं मुल्ला पेरियार बांध की। और आप सभी को ध्यान में रखना है कि यह बांध केरल के इदुक्की जिले में स्थित है और यह मुल्ला पेरियार और पेरियार नदियों के संगम पर स्थित है। यानी कि यहां पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, इसका संचालन और रखरखाव तमिलनाडु द्वारा अपने दक्षिणी जिलों की पेयजल और सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो यहां पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। आपको ध्यान में रखना है कि भले ही यह बांध केरल के इदुक्की जिले में स्थित है लेकिन इस बांध का रखरखाव तमिलनाडु के द्वारा किया जाता है और तमिलनाडु द्वारा अपने 5 दक्षिणी जिलों में पेयजल और सिंचाई की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसका संचालन और रखरखाव किया जाता है। यानी कि यहां पर दूसरा कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, बांध का उद्देश्य पूर्व की ओर बहने वाली पेरियार नदी के पानी को पश्चिम की ओर तमिलनाडु में शुष्क वर्षा छाया क्षेत्रों की ओर मोड़ना है। आपको ध्यान में रखना है कि इस बांध का इरादा पश्चिम की ओर बहने वाली पेरियार नदी, यहां पर इस कथन को आप ध्यान रखेंगे कि इस बांध का इरादा पश्चिम की ओर बहने वाली पेरियार नदी के पानी को
पूर्व की ओर तमिलनाडु के शुष्क वर्षा छाया क्षेत्रों की ओर मुड़ना है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर कथन गलत हो जाता है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है पूर्व की ओर बहने वाली पेरियार नदी, जबकि हमने अभी अभी देखा कि पेरियार नदी पश्चिम की ओर बहती है, और इसीलिए यहां पर तीसरा कथन गलत हो जाता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहां पर पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन गलत है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है लेट देम कमिटी कंटिन्यू फॉर ए ईयर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है चुनावी बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है सही कथन का चयन कीजिए। यहां पर पहला कथन है ये बॉन्ड दाताओं और योगदान प्राप्त करने वाले दलों की पहचान को छुपाते हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि चुनावी बॉन्ड में जो इस बॉन्ड को खरीदता है और जिस पार्टी को इससे पैसे जाते हैं, उन दोनों की पहचान को छुपाया जाता है। यानी कि यहां पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है चुनावी बॉन्ड की खरीद के माध्यम से राजनीतिक दलों को 20,000 रुपए से कम का चंदा देने वाले दाताओं को अपनी पहचान, जैसे अस्थायी खाता संख्या यानी कि पैन की यहां पर बात हो रही है, प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर दूसरा कथन भी पूरी तरीके से सही है। आप अगर इस न्यूज को पढ़ते हैं तो यहां पर भी इसकी चर्चा की गई है कि वैसे व्यक्ति जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 20,000 रुपए से कम का दान कर रहे हैं, उन्हें अपना पैन नंबर देने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि यहां पर जो दूसरा कथन है वो भी पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है चुनावी बॉन्ड योजना और 2017 के वित्त अधिनियम में संशोधन वित्त पोषण के स्रोतों के किसी भी रिकॉर्ड के बिना व्यक्तियों और विदेशी कंपनियों से राजनीतिक दलों को असीमित दान की अनुमति देता है, और विदेशी कंपनियों से राजनीतिक दलों को असीमित दान की अनुमति देता है। तो यहां पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। जिस तरीके से चुनावी बॉन्ड को बनाया गया है और जिस तरीके से सरकार के द्वारा 2017 में वित्त अधिनियम में संशोधन किया गया है, उससे पॉलिटिकल पार्टीज को आसानी से चंदा मिल सकता है, और यहां पर किनके द्वारा इन पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दिया गया है उसकी पहचान भी आसानी से छुपाई जा सकती है। यानी कि यहां पर तीसरा कथन भी पूरी तरीके से सही है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहां पर सारे के सारे कथन सही हैं। तो इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है सुप्रीम कोर्ट टू सून टेक अप केस अगेंस्ट पोल बॉन्ड स्कीम। और यहां पर उन सभी बातों की चर्चा की गई है जिसको आधार बनाकर के ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, जरूर इसको रिवाइज करेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति कपास की खेती के लिए आदर्श नहीं है। यहां पर पहला पॉइंट है तापमान 21 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो यह कथन पूरी तरीके से सही है। बी पॉइंट है वर्षा लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहां पर यह कथन भी सही है। मिट्टी की बात यहां पर की जा रही है पॉइंट नंबर सी में, जिसमें कहा गया है दक्कन के पठार की अच्छी जल निकासी युक्त लेटराइट मिट्टी। तो यहां पर यह कथन गलत है। आप सभी जानते हैं कि कपास की खेती ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी में किया जाता है, वह मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होता है, और इसीलिए गुजरात और महाराष्ट्र में कपास की खेती बड़े पैमाने पर किया जाता है। यहां पर जो चौथा पॉइंट है वो भी सही है, जिसमें यह कहा गया है कि इसके लिए कम से कम 210 ठंड मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहां पर जो सी पॉइंट है वह कपास की खेती के लिए आदर्श स्थिति का निर्माण नहीं करता है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसमें यह कहा गया है कि टेक्सटाइल प्राइसेस सेट टू सर्ज एज कॉटन कॉस्ट सोअर्स। तो जिस तरीके से कॉटन के दाम बढ़ रहे हैं, उससे आशंका यह जताई जा रही है कि भारत में जो कपड़े हैं वे महंगे होंगे। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है वेल्सली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों की। अगर हम इसके कारणों की चर्चा करें तो आप देख सकते हैं यहां पर ऑप्शन नंबर डी, जहां पर लिखा गया है कि वह भारत में प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए ब्रिटिश नागरिकों को
प्रशिक्षित करना चाहते थे। ये कथन पूरी तरीके से सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करेंगे इंडियन एक्सप्रेस में आए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ का, जिसका शीर्षक है इमर्जिंग फ्रॉम द कोविड-19 पेंडेमिक सीइंग वायरस इन पर्सपेक्टिव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 वर्षों में वायरस का जो इमेज है उसको लेकर के जो लोगों के मन में धारणाएं हैं वो काफ़ी बदल गई हैं। लोग ये समझते हैं कि वायरस हमेशा बीमारी फैलाते हैं, जबकि सत्य अलग है। इस न्यूज़ में इस बात की जानकारी दी गई है कि मनुष्यों से 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर वायरस मौजूद थे। वायरस प्राकृतिक दुनिया के हर हिस्से में पाए जाते हैं, चाहे मिट्टी हो, चाहे पानी हो, चाहे वायु हो। और यहाँ पर यह बताया गया है कि उनमें से लगभग सभी मनुष्यों के लिए हानि रहित हैं, मतलब वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और कई वायरस ऐसे हैं जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र के रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। और यहाँ पर यह कहा गया है कि वास्तव में वायरस हमारी प्रजातियों के विकास के अभिन्न अंग रहे हैं। यहाँ पर इस बात की जानकारी दी गई है कि स्तनधारियों में और पक्षियों में लगभग 1.7 मिलियन वायरस प्रजातियों में से केवल 219 ही मनुष्यों को संक्रमित करते हैं। तो इसके बारे में जो एक धारणा बन गई है कि वायरस हमेशा बीमारी फैलाते हैं, मनुष्यों की प्रजाति के लिए हानिकारक हैं, घातक हैं, यह जो इमेज है वह सही नहीं है। यानी कि इस न्यूज़ में यह समझाने का प्रयास किया गया है कि जो हमारी एक धारणा बन गई है वायरस को लेकर के कि वायरस हमेशा हमारा नुकसान ही करते हैं, सच्चाई उससे अलग है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि कुछ वायरस हमारे पाचन, श्वसन और प्रजनन पथ के म्यूकस मेम्ब्रेन के स्तर में मौजूद होते हैं और ये हमें हमलावर बैक्टीरिया के खिलाफ हमारी रक्षा करने में मदद करते हैं, जिससे कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उससे रोका जा सकता है। इसी न्यूज़ में वायरस ट्रिगर को लेकर के भी चर्चा किया गया है। यहाँ पर न्यूज़ में ये बताने का प्रयास किया गया है कि जिस तरीके से मनुष्यों के द्वारा प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, यह उसी का नतीजा है कि वैसे वायरस जो कभी मनुष्य को संक्रमित नहीं करते थे, वे भी अब मनुष्यों को संक्रमित कर रहे हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि मनुष्यों और जानवरों के बीच बार बार संपर्क के कारण जो जूनोटिक वायरल संचरण है उसका खतरा बढ़ गया है। हमारी आबादी बढ़ती जा रही है और हम जंगलों के समीप पहुंचते जा रहे हैं, जिससे कि मनुष्य और जानवरों के बीच में संपर्क लगातार बढ़ रहा है और यह उसी का नतीजा है कि हमें नए नए रोगों का सामना करना पड़ रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी को आप रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।